वेलकम टू डिफेंस तैयारी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस का रोल जो कि मेंटेन करना है पीस एंड सिक्योरिटी। तो उसमें यूनाइटेड नेशंस कितना सक्सेसफुल रहा है और कितने ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे उसने इस चीज़ को, जो पीस और सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करने में सक्सेस पाई है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन उसको भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो चलिए आइए बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के रोल के बारे में कि क्या है एग्जैक्टली इसका रोल। तो जैसा सभी जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। जो इसका मेन एम था वो यही है कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना पूरे वर्ल्ड में। तो ये अपने इस काम में प्रॉपर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये सक्सेसफुल भी रहा है, जिसमें कि बहुत सारी टाइम ऐसी आई जहाँ पे लग रहा था कि वॉर हो जाएगी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस इसको बहुत ही आराम से रोक पाया, सक्सेसफुल रहा। तो आइए हम आगे बात करते हैं। जैसे कि जो इसका मेन एम है, जो इसका मेन टारगेट है वो क्या है, तो ये है कि जो वर्ल्ड की न्यू जनरेशन, आने वाली जनरेशन है, जो ये जनरेशन चल रही है, उसमें कोई वॉर ना हो, यानी हम उसको वॉर से बचा सकें। ये यूनाइटेड नेशंस का एम है। इसके आगे जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसको बना के रखना, ताकि जैसे ये एक रूल है, वन फॉर ऑल ऑल फॉर वन। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का फॉर्मूला है जो यूनाइटेड नेशंस फॉलो करता है, तो ये भी उसमें आता है। और इसके अलावा जो हम बात करते हैं आगे कि आखिर ये सिक्योरिटी और इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए किसके पास पावर है, तो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स है उसको ये पावर दी गई है कि वो इन मामलों को, जितने भी एग्रेशन के मामले हैं उनको देखे और उनका रिसेटलमेंट करवाए। तो चैप्टर 5 जो है वो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल को ये पावर देता है। अब इसमें आगे आता है कि अच्छा इसके पार्ट कौन कौन हैं या क्या चीज़ें हैं। तो जितनी भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं उन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो यूनाइटेड नेशंस को सपोर्ट करें और उसमें अपना पूरा विश्वास रखें। यानी कि अगर ये मेंबर कंट्रीज़ ही उसमें फेथ नहीं रखेंगी तो फिर यूनाइटेड नेशंस का चलना मुश्किल हो जाएगा। जो उसकी फंक्शंस हैं वो नहीं वो काम करेंगे प्रॉपरली। और जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी, जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो एक चीज़ की गारंटी देते हैं एक तरीके से कि भाई वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे और ना ही उनको कोई धमकी देंगे। और अगर ऐसा कोई भी कंट्री करती है तो उसके अगेंस्ट सारे के सारे एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे और जो कंट्री को, जिस कंट्री के अगेंस्ट या जिस कंट्री पे हमला हो रहा है या जिस कंट्री अगेंस्ट एग्रेशन है उसको सपोर्ट करेंगे। और इसमें ये भी है कि ना ही कोई और कंट्री किसी के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करेगी। यानी कि अगर किसी कंट्री का आंतरिक मामला कोई चल रहा है तो उसमें भी कोई कंट्री दूसरी कंट्री अफेयर नहीं करेगी। और फिर आगे है कि आखिर जब कोई कंट्री, अगर सपोज करो, इंटरफेयर कर देती है या कोई कंट्री एग्रेशन कर देती है, वॉर ओपन कर देती है, तो फिर उस पर जो यूनाइटेड नेशंस है वो अपनी फोर्सेस को भेज सकता है और सैंक्शंस लगा सकता है, ब्लॉकेट्स लगा सकता है। और इवन अच्छा, जब फोर्सेस कहाँ आती है यूनाइटेड नेशंस के पास, तो ये जितने मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी फोर्सेस होती हैं। और जब भी रिक्वायरमेंट होती है यूनाइटेड नेशंस को फोर्सेस हर कंट्री अपनी अपनी प्रोवाइड करता है। तो ये बात करते हैं हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, आखिर कैसे क्या है इसकी प्रोसेस। तो जो यूनाइटेड नेशंस है उसने, जैसे मैंने पहले बताया कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दे रखा है कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने की पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनकी है। तो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 ऑफ यूएन चार्टर, यानी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वैसे यूएन चार्टर है, उसमें चैप्टर 6 और 7 जो है वो किसी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए एक उसमें प्रोविजंस दे रखे हैं ताकि कोई ऐसा इशू बड़ा ना क्रिएट हो या वॉर ना हो जाए। बात करते हैं आगे चैप्टर 6। तो इसमें चैप्टर 6 में है आर्टिकल 31 टू 38, जो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने का एक इसमें तरीका दे रखा है, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई फोर्सेस ना सेंड करनी पड़े किसी को। और अगर सपोज़ किसी दो कंट्रीज़ के बीच में कोई बायलैटरल टॉक्स चल रही है किसी पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए, उसमें जो यूनाइटेड नेशंस है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वो उसमें इंटरफेयर कर सकता है, ये उसके पास पावर होती है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 7 की तरफ। तो चैप्टर 7 क्या है? चैप्टर 7 में एग्जैक्टली दे रखा है कि अगर कोई कंट्री एग्रेशन करती है और वो यूएन की बातों को नहीं मानती है और ऐसा यूएन को लगता है कि अब रिक्वायर्ड है फोर्सेस का यूज़ करना, तो यूनाइटेड नेशंस आर्टिकल 41 एंड 42 का यूज़ करते हुए फोर्सेस का यूज़ कर सकती है। यानी कि आर्मी भेज सकती है वहाँ पे छोटी मोटी
वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो ये है चैप्टर 7 में दे रखा है। इसके अंदर आते हैं आर्टिकल 41 एंड 42। 41 में देखिए क्या है कि 41 में फोर्सफुल तरीका एक तरीके से ये है कि किसी भी कंट्री के ऊपर पार्शियल या कंप्लीट इंटरप्शन लगा देना। कैसे? इकोनॉमिक को जो रिलेशंस है उसको रोक देना, या फिर रेल और सी और एयर या पोस्टल जो टेलीग्राफिक या फिर रेडियो या जितने भी दूसरे कम्युनिकेशन के मोड्स हैं उन सबको बंद कर देना। यानी एक तरीके से उस कंट्री को उस कंट्री के अंदर ही लॉक कर देना, उसके सारे के सारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको भी ख़त्म कर देना, ताकि वो किसी और कंट्री से हेल्प ना ले सके। ये एक तरीके से फोर्सफुल बीन हो गया, उसको अपने ही अंदर टेरिटरी में दबा के रख देना। और जो आर्टिकल 42 है वो है कि अब यहाँ पे आता है आर्मी का यूज़। अब जब सब कुछ सैंक्शंस लगा के थक गया, यूएन कोई बात नहीं सुन रहा उसकी, तब आता है आर्मी का यूज़। आर्मी का यूज़ तो यूएन अपनी फोर्सेस भेजता है, यानी कि यूएन वर्ल्ड से फोर्सेस कलेक्ट करता है और उनको यूएन के फ्लैग के नीचे उस पर्टिकुलर कंट्री में भेजता है, तो वो अपना एग्जीक्यूशन करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आगे कि ऐसे कौन कौन से मौके रहे हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशन सक्सेसफुल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही अच्छे तरीके से पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन की है। तो उनमें से कुछ मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे पहला आता है वो है कोरियन वॉर। कोरियन वॉर 25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर देता है और उसको कब्जा कर लेता है। 27 जून को यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया को अटैकर डिक्लेयर किया, यानी कि एग्रेसर डिक्लेयर करता है। और उसके बाद यूएस, ब्रिटेन और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलके अपनी फोर्सेस को भेजती हैं वहाँ पे कोरिया में, और ये वॉर ख़त्म होने में 4 साल लग जाते हैं। हालांकि यूएन इसको नेगोशिएट करते करते बाकी और जो वॉर चल रही थी कॉन्टिन्यूसली 4 साल में यूएन ने इस वॉर को ख़त्म किया और एक रीसेटलमेंट यानी कि सॉल्यूशन मिला वहाँ पे। और यूनाइटेड नेशंस ने जो नॉर्थ कोरिया को वापस भेजा, और जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है 30th पैरेलल, वहाँ तक उसको वापस धकेला। तो ये उनकी एक तरीके से अब इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई है एक दूसरे के, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगर देखें तो जो इसके बाद आता है वो है हमारा स्वेज कनाल क्राइसिस। स्वेज कनाल क्राइसिस 1956। इसमें क्या हुआ कि जब वहाँ से रिवर बननी शुरू हुई तो इजिप्ट को लगा कि भाई ठीक है, बनने तो सबका बेनिफिट है, लेकिन जब वहाँ से उसको लगा कि इन फ्यूचर उसको बहुत सारा ट्रेड का पैसा मिल सकता है, यानी टैक्सेस से वो पैसे वसूल कर सकता है, तो वो उसने स्वेज कनाल पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। और इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई, यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे बहुत सारी फोर्सेस वहाँ पे इकट्ठी हो गई। और फिर से यूएन का रोल यहाँ पे आया। यहाँ पे भी यूएन आके इस चीज़ों को धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत जो लड़ाइयाँ हुई उनमें फिर जाके यूएन ने इसको ख़त्म किया, और ये जो स्वेज कनाल क्राइसिस थे वो ख़त्म हुए। फिर आता है हंगेरियन क्राइसिस। हंगेरियन क्राइसिस ये हुए थे 1956 में। यहाँ पे क्या हुआ कि यूएन ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक काम करके इसने भी उस टाइम पे जो उस टाइम का जो यूएसएसआर था उसके रिस्पॉन्स को लेकर के प्रेशर में भी यूएन थोड़े बहुत तरीके से काम करके जो हंगरी का इंटरनल मैटर था उसको शांत करवाया। यानी कि हंगरी के इंटरनल मैटर में भी यूएन ने एंट्री की और फिर उसको रीसेटलमेंट करवा के उसको सही करवाया। फिर आगे आता है कॉन्गो क्राइसिस। कॉन्गो क्राइसिस में यूएन का रोल था इसमें, कॉन्गो क्राइसिस में भी, कि यूएन जाता है वहाँ पे जो भी उनके इंटरनल मैटर्स होते हैं उनमें वो इंटरफेयर करता है और फिर उनका सॉल्यूशन प्रॉपर देके काम को ख़त्म करता है। तो ये रहा यूएन का कॉन्गो क्राइसिस में रोल। फिर आता है गल्फ़ वॉर। गल्फ़ वॉर 1991। गल्फ़ वॉर 1991 में क्या हुआ कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे हमला कर दिया और उसको अपनी एक टेरिटरी घोषित कर दिया, यानी कि अपना इंटीग्रल पार्ट घोषित कर दिया गया इसके सद्दाम हुसैन के द्वारा। अब सद्दाम हुसैन के अटैक के बाद फिर जब यूएन तक बात पहुंची तो यूएन ने तुरंत बहुत जल्दी में ही 12 रेजोल्यूशंस पास किए, जिसमें कि कुवैत को सद्दाम हुसैन को यानी इराक़ को पीछे हटने के लिए कहा गया, लेकिन इराक़ पीछे नहीं हटा। फिर ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज़ की जो फोर्सेस थी, आर्म्ड फोर्सेस, वो एक साथ आईं और उन्होंने इराक़ पे हमला कर दिया और कुवैत को फ्री कराया, इंडिपेंडेंट कराया। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब ऑलमोस्ट जो 40 कंट्रीज़ टुगेदर यानी कलेक्टिवली आके किसी भी पीस सेटलमेंट को करवाने के लिए सामने आई
और ये सक्सेसफुल भी रहा। तो ये सारे तरीके थे, ये सारे जो एग्जांपल्स थे कि जहाँ पे यूएन सक्सेसफुल रहा है, और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स भी हुए हैं जिनमें यूनाइटेड नेशंस जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो हम इनकी बात बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि अच्छा, अगर जो गल्फ़ वॉर है इसमें 40 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, 40 कंट्रीज़ ने इसको मिल के ख़त्म किया। अब इसमें 3 सवाल आता है मेरे मन में जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ तो, या जब भी मैं इसको बताता हूँ तो, कि क्या होता अगर उस टाइम पे कोल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ होता और जो सोवियत यूनियन है वो बिल्कुल पहले की तरह एक्ट करता कि जैसे यूएस है और जो कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट में होता, फिर क्या होता। दूसरा सवाल बनता है कि अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी जो 40 कंट्रीज़ मिल के आई थी गल्फ़ वॉर को ख़त्म करने के लिए, गल्फ़ वॉर को सोल्यूशन देने के लिए, अगर वो अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचती, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में सोचती, तो क्या होता। तो क्या ये मैटर्स, तो गल्फ़ वॉर को ख़त्म करना क्या पॉसिबल होता। अब तीसरा क्वेश्चन है कि क्या होता अगर इराक़ के पास न्यूक्लियर वेपन होता, तो क्या गल्फ़ वॉर को ख़त्म करने के लिए जो 40 कंट्रीज़ एक साथ आई थी, क्या ये पॉसिबल होता। और जो मेरा आंसर है वो यही है, कभी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और जिसकी वजह से जो यूएन का जो मिशन है ये वो सक्सेसफुल रहा, अदरवाइज़ ये सक्सेसफुल नहीं होता। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी कि जो हम इसके परमानेंट मेंबर्स हैं उनका रोल क्या होता है एक्जैक्टली। तो कई बार परमानेंट मेंबर्स भी रोल प्ले करते हैं किसी भी इशू को सॉल्व करने में, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर्स हैं कई बार अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे इशूज़ को रोक देते हैं। तो ये रहा बेसिकली आज का पूरा टॉपिक, जहाँ पे हमने बात की कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो कितना सक्सेसफुल रहा है अब तक, और कितने इवेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने वॉर को यानी कि रोका है और पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने में हेल्प की है। आगे हम बात करेंगे, अगर हमें और भी चीज़ें मिलती हैं तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट रहे हैं जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस फेल हुआ है। हालांकि फेल तो वो कॉन्टीन्यूस होता दिख रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कभी भी हमारे ऊपर इंडिया के ऊपर, कभी चाइना की तरफ से, आज नेपाल भी हमसे बातें कर रहा है, भूटान भी हमसे हमारी तरफ आँख उठा के देख रहा है, पाकिस्तान का तो चलता ही रहता है। तो ऐसी चीज़ें और होती रहती हैं। और फिर जो परमानेंट मेंबर हैं लाइक यूएसए हो गया, रशिया हो गया, ये लोग क्या करते हैं, किसी भी कंट्री के ऊपर कभी भी अटैक कर देते हैं। आप देख रहे होंगे इराक और सीरिया का हाल, अफगानिस्तान का हाल पिछले कुछ दिनों में। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे के सारे फेलियर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। वो अलग बातें हैं, वो सुपर पावर हैं क्या, बट क्या इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वो यूनाइटेड नेशंस के अंदर नहीं आते या वो रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे। तो चलिए हम ऐसी और भी बहुत सारी बातें करेंगे आगे भी, अगर हम इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उससे ज़रूर पूछिए। और हाँ, जो लोग SSB इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे बुक वर्जन ऑफ SSB ज़रूर परचेज करें, वो बहुत ही अच्छी बुक है और काफ़ी हेल्पफुल बुक है। थैंक यू एंड जय हिंद।